जिससे कोई एक नाभिक है, कोई एक न्यूक्लियस है, तो उसका रेडियस, उसका वॉल्यूम मतलब आयतन और उसका घनत्व यानी डेंसिटी कितना हो सकता है, हम लोग यहाँ पर उसी बारे में बात करेंगे। रदरफोर्ड ने जब अपना अल्फ़ा का एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फ़ा स्कैटरिंग का, तो अगर आप उसको पढ़ लें एक बार तो आपके लिए समझना आसान होगा। तो वहाँ पर उन्होंने देखा था कि उन्होंने वहाँ पर एक कैलकुलेशन करके ये समझा था कि जो भी नाभिक होगा, जो भी न्यूक्लियस होगा, उसका जो साइज़ होगा वो लगभग 10⁻⁴ से 10⁻15 के रेंज में होगा। तो किसी भी नाभिक का अगर आपको रेडियस, उसका त्रिज्या पता करना है, तो उसका त्रिज्या पता करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया और फार्मूला होता है R=R0a⁻1/3। ये जो a है यहाँ पर द्रव्यमान है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की है, तो आप वहाँ से इस बार उसको देख लीजिए। यहाँ जो R0 होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, नियतांक है वो, और उसका मान कितना होता है 1.2 × 10⁻15 मीटर। तो ये फिक्स वैल्यू है। जैसे अगर आप बात करें हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन के लिए जो द्रव्यमान का मान होता है, a का मान वो 1 होता है। तो अगर आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा। तो R किसके बराबर रह जाएगा, R0। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि जो ये वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है 1.2 × 10⁻15 मीटर, ये हाइड्रोजन के नाभिक का साइज़ है। ध्यान रखिएगा जो 10⁻15 है इसको हम लोग फेम्टो लिखते हैं। तो आगे अगर हम कहीं फेम्टो वर्ड यूज़ करते हैं तो फेम्टो का मतलब होता है 10⁻15। अब हम लोग बात करेंगे आयतन मतलब वॉल्यूम के बारे में। अब क्योंकि जो नाभिक होता है वो एक तरह का गोला होता है, तो किसी भी गोले के लिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है 4/3 πr³। ये आपको पता होगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई। r का मान हम लोग यहाँ से रखते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए R0³। यहाँ पर देखिए घाते 1/3 है और यहाँ पे घाते 3 है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ रह जाएगा a। तो जो आयतन के लिए फॉर्मूला बना वो ये फॉर्मूला बना 4/3 πr0³। ये सभी कांस्टेंट है, नियतांक है। तो अगर हम सभी कांस्टेंट को हटा देते हैं, तो जब भी हम लोग कांस्टेंट और इक्वल को हटाते हैं तो वहाँ पर प्रोपोर्शनल आता है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ जो आयतन होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, द्रव्यमान के। यानी जिस नाभिक का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसके लिए आयतन भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये बात करते हैं हम आयतन के बारे में। अब जैसे यहाँ पर त्रिज्या हो गया, आयतन हो गया, वैसे हम बात करेंगे घनत्व के बारे में। अब घनत्व जब बात करते हैं तो जैसे आपको पता है कि किसी भी गोले के लिए या फिर किसी भी जो घनत्व का सबसे कॉमन फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान डिवाइड बाय आयतन। तो जब आप बोलेंगे द्रव्यमान मतलब हो गया मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब अगर आपको किसी भी न्यूक्लियस का, जैसे कोई एक नाभिक है, अगर आपको इसका मास लिखना है तो नाभिक का जब हम मास लिखते हैं तो हम लोग पहले देखते हैं कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो 2 है और 2 न्यूट्रॉन है। तो अगर इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है तो इसका जो मास यानी इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा इस नाभिक का, वो हो जाएगा 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि 2 प्रोटॉन है, प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। यानी दोनों प्रोटॉनों और दोनों न्यूट्रॉनों का अगर मैं मास जोड़ देता हूँ तो मुझे इस नाभिक का मास आ जाएगा। जब हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन देखते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन लगभग होता है 1.0078 लगभग मास ऑफ प्रोटॉन, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो होता है लगभग 1.0086 लगभग। तो अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो आपको समझेगा कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनका मास लगभग समान होता है। तो अगर हम लोग दोनों का मास लगभग समान लेकर चलते हैं तो ऐसे केस में जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है उसको मैं मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर मान सकता हूँ। तो अगर मैं मास ऑफ न्यूट्रॉन को मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर लेके चलता हूँ तो जो मास ऑफ न्यूक्लियस लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। जरूरी नहीं कि आप मास ऑफ न्यूट्रॉन को मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर मानो, आप जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है उसको आप न्यूट्रॉन के बराबर लिख दो, मतलब वही बनता है। तो जो इसका द्रव्यमान आ जाएगा वो आ जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 नंबर आया है, 4 क्या है, 4 ये 2 + 2, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तो 4 आ गया। इसका मतलब अगर यहाँ पर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन रहते तो 6 + 6 कितना आ जाता, 12।
तो यानी जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है वही संख्या यहाँ पर आती है। और हमने इसके पहले देखा है लेक्चर में कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी ए के बराबर होता है। इसका मतलब किसी भी नाभिक का जो मास, जो उसका द्रव्यमान होगा वो ए गुणे मास ऑफ प्रोटॉन, यानी जो मास ऑफ द्रव्यमान, मास ऑफ नाभिक होगा वो हो जाएगा ए गुणे मास ऑफ प्रोटॉन। अगर आप यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिखेंगे तो भी चलेगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए यहाँ से हमने लिखा हुआ है 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू ए। तो देखिए ए कैंसिल हो रहा है, जब आप ए को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय 4/3 पाई R0 क्यूब। द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन का वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो यहाँ पर है ये भी सब देखिए सभी टर्म्स कांस्टेंट है। जब आप सभी वैल्यूज़ को रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर लगभग इतना आता है 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नाभिक के लिए जो घनत्व होता है वो कांस्टेंट यानी नियतांक होता है, फिक्स होता है। यानी आप बात करें हाइड्रोजन के बारे में, आप बात करें यूरेनियम के बारे में, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे यूरेनियम हो, दोनों के लिए जो घनत्व होगा वो समान होगा। हाइड्रोजन का भी घनत्व इतना ही होगा, यूरेनियम का भी घनत्व इतना ही होगा। तो जो घनत्व होता है वो नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। आप चाहे किसी भी नाभिक के बारे में बात करें, लेकिन जो आयतन होता है वो ए के प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप द्रव्यमान का वैल्यू बदलेंगे तो जो आयतन है उसमें बदलाव चेंज होगा। ठीक उसी तरह से जो त्रिज्या होता है वो भी a घाते 1/3 पर निर्भर करता है। तो ये दोनों निर्भर होते हैं, बट ये किसी पर भी निर्भर नहीं होता है।